ये नहीं जी। तो एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन पाकिस्तान एंड इट्स इम्पैक्ट, क्या समझते हो क्या आना चाहिए यहां पर? पहले बात तो देखें कि हर 100 साल के बाद एक पेंडेमिक आ रहा है। Every 100 year a new pandemic comes. The previous century, it was 1918 when this pandemic struck. I mean, वो कौन सा था? स्पेनिश फ्लू। It struck the world. तो दुनिया को पता है कि इस वक्त ग्लोबलाइजेशन बड़ी तेजी से फैल रही है, और ख़ास तौर पर 1980 की दहाई और उसके बाद न्यू लिबरलिज्म की आड़ में जो ग्लोबलिज्म है वो हाइपर हो गई, यानी हाइपर एक्टिव हो गई। बुरे तरीके से जंगल की मानंद, ऐसे जैसे झाड़ियां होती है ना, थिक जंगल की एक दूसरे को इंटरटवाइन किया होता है, इसी तरीके से पूरी दुनिया को ऐसे इंटरकनेक्ट कर लिया। बाजार है वो न्यू लिबरलिज्म अमेरिका को फायदे में देती थी। अमेरिका के फायदे में अमेरिका को पूरी दुनिया के ऊपर राज करना था। अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज और अपनी इंडस्ट्री बहुत पावरफुल थी, उसकी पूरी दुनिया की मार्केट में फैला कर उससे जो है पैसा निचोड़ना था, तो उसके हक में थी। इसलिए पूरी दुनिया में एक हाइपर ग्लोबलाइजेशन की एज पैदा हुई। तो जाहिर है अब कोई भी बीमारी जो है वो रीजनल या एक कंट्री तक महदूद नहीं रह सकती अगर वो इन्फेक्शस है। तो बड़े चांसेस थे कि थोड़ी सी हाईली इन्फेक्शस अगर कोई बीमारी आई तो दैट वुड नॉट रिमेन कंटेन्ड टू वन कंट्री। There are more chances that this pandemic would spread all across the world because along the trade routes or routes are so thickly intertwined into each other कि इस दफा एक इन्फेक्शन आई और पूरी दुनिया में फैल गई। तो दुनिया तैयार बिल्कुल नहीं थी। The world was not ready for that debacle. तो once the world or international community was caught off guard, they were found unprepared. Their health system was crumbling and completely exposed. Even दुनिया के जो मॉडर्न कंट्रीज हैं, जो ये क्लेम करती हैं कि वो दुनिया का बेहतरीन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, उनको भी समझ नहीं लग रही थी कि अब क्या करें, किस तरीके से इससे निपटा जाए। तो पाकिस्तान जैसे ममालिक को तो पहले ही कोई हालात कोई नहीं है। हमारा तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डायलेपिडेटेड है, इवन के डर के मारे हमारे जो लोग हैं वो भी जाने के लिए तैयार नहीं होते थे इस दफ़ा तो हॉस्पिटल्स में। और हॉस्पिटल्स वाले खुद कह रहे होते थे कि मेहरबानी करके यहाँ पे ना आना, अगर कोरोना वरोना हो गया तो घर में इलाज करो, जैसा इलाज आपने घर में करना वही हमने करना है, मेडिकेशन तो है कोई नहीं इसकी। स्टीम लो और अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करो। बड़े लोगों को हुआ है, मेरे आस पास पूरी पूरी फैमिलीज को हुआ है। हमारे लाहौर में मेरे सारे भाइयों को हुआ है, सारी उनकी फैमिलीज को हुआ है। कईयों ने फ्लू की तरह हुआ है और फिर ख़त्म हो गया, और जो जो एक भाई है उसको ज़्यादा सीवियर हो गया। उसका कोई जब उसकी सांस बंद होनी शुरू हुई, लेकिन उसको भी डॉक्टर से ही कहते थे, हमारे जानने वालों कहते भाई हॉस्पिटल में ना आना, यहाँ पे कोई केयर नहीं होगी, हम ओवरवेलम्ड हैं, मरीजों से भरे हुए हैं, खिंचा खिंच आपको एक चारपाई पे अलहदा से डाल देंगे, दैट्स इट। उसके बाद फिर आप जानो, और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि वो आप एक बीमारी लेके आओगे तो 6 और बीमारियां लेके घर जाओगे। तो इसलिए बेहतर है कि घर में अपने आप को आइसोलेट करो और वहीं पे ही इम्यूनिटी और सारा कुछ, उसके लिए यखनियाँ पियो अच्छी, जो है वो हेडेक ले लिया करो, स्टीम लो, बस यही चीज़ें करो, इससे ज़्यादा हमारे पास भी कोई इलाज नहीं, मतलब वो उनके ख्याल में। तो उसने घर में इलाज करके अपने आप को सही कर लिया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एनालाइज, अगर हम इस कोविड-19 का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर देखें, या एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन पाकिस्तान, नहीं, इसकी कुछ और होगी, मैं एक दफ़ा देख लूँ इसका। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन पाकिस्तान एंड रिकमेंड स्टेप्स टू मिटिगेट इफेक्ट्स। हाँ ठीक है, ये होगा एंड रिकमेंड स्टेप्स एंड recommend steps
to mitigate its impact। तो आप समझिए कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त ऑफ गार्ड थी कोविड-19 के जरिए से। दूसरे नंबर पर हमने ये देखा कि पाकिस्तान के इम्पैक्ट क्या है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो है ही है। इकोनॉमिक सिचुएशन तो हमारी पहले भी कोई इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी बातचीत चल रही थी IMF के साथ और कुछ $6 बिलियन की वो निगोशिएशंस थी जो कि हमें मिलने थे। उसके बाद हमारी इकोनॉमी को कुछ ब्रीदर मिलना था। वो अभी निगोशिएशंस पूरे हुए थे और हल्की सी रिकवरी के कुछ खबरें आ रही थी जिसमें आपकी जो एक्सपोर्ट है वो बेहतर इंपोर्ट जो है वो कम हो रही थी। एक्सपोर्ट चलो बेहतर नहीं भी हो रही थी। उससे फिर करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आ रहा था। बहुत सारे ये भी खबरें आ रही थी कि FBR अपने टारगेट्स को तो पूरा नहीं कर रहा, लेकिन टैक्सेस में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है मुल्क के। तो फिस्कल डिफिसिट के बेहतर होने के चांसेस हैं, चाहे वो इंतहाई नेग्लिजिबल किस्म के भी क्यों ना हो। तो उसके साथ ही पेंडेमिक आ गया और पेंडेमिक के बाद तो हालात बहुत बुरे हो गए। और इन हालात में फिर पाकिस्तान ने अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट किया और हुआ ये कि अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक शटडाउन्स, इंटर कनेक्टिविटी इन द कंट्री एंड देन आपके बॉर्डर्स बंद हो गए। एक्सपोर्ट आपकी तकरीबन ना होने के बराबर, इंपोर्ट भी नहीं हो रही है। तो इससे इकोनॉमी के हालात ये हो गए कि अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी तेज़ी के साथ फैली और इसमें सोशियो इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस हैं वो एक्सपोज हो गए। जो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस पहले से मौजूद थे वो एक्सपोज इस तरीके से हुए कि PM ने खुद कहा आके कि हमारी इलीट क्लास जो कि चंद एक लोग हैं, यानी एक हल्की सी प्रोपोर्शन है उसकी परसेंटेज की, वो ये कह रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाए और हमारी गरीब क्लास जो कि बहुत बड़ी तादाद में है वो, या लो मिडिल क्लास, वो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन ना लगाया जाए, यानी कि बिल्कुल भी इसके ऊपर खोल दिया जाए सारे बिजनेसेस को। तो एक तरह से एक्सपोज होगी, हमारा ऑनलाइन एजुकेशन एक्सपोज हो गया कि हम तो वी आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। आई मीन डिजिटाइजिंग Pakistan does not mean digitizing some of the departments. It means digitizing all sectors of economy, and one of them is education, which is lifeline, and not a lifeline but life at uh, in true sense of meaning कि आपकी अगर लाइफ है, फिट इज लाइफ, तो योर ऑनलाइन सिस्टम इज कंप्लीटली एक्सपोज्ड। हमने देखा है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर आ चुके हुए हैं। हमारे आने में बहुत सारी हिचेस हैं। मसलन जब लॉकडाउन नहीं भी हुआ था तब भी हम सुनते थे कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं वो आते हैं, लेक्चर देते हैं, कोई आया नहीं आया, कोई ध्यान से सुना नहीं सुना, और वही लेक्चर फिर जो है उनके जो ऑफिशियल पेजेस और वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल होते थे, वो एक दिन के लिए अवेलेबल होते थे, फिर उसके बाद उनको ख़त्म कर दिया जाता। जब भी स्टूडेंट्स के पास टाइम हो वो सुन सकते थे। और आप देख सकते हो हिंदुस्तान के अंदर कितनी वेबसाइट्स चल रही हैं, कितने उनके जो है वो टीचर्स के कितने चैनल्स बने हुए हैं, वो कामयाब जा रहे हैं, हमसे कामयाब जा रहे हैं। यहाँ पे आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है इंटरनेट की। मैं यहाँ पे सेंटर में सरगोदा के बैठा हूँ, एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी आपको बेहतरीन होनी चाहिए, और यहाँ पे कितने मसाइल है। मैंने दो चीज़ें, एक तो PTCL का कनेक्शन और एक जैस की वो डिवाइस जो रखी हुई है, एक ना काम करे दूसरी। अभी सुबह जब भी मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ बीच में इंटरप्शन होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी पुअर एंड रिच गैप सामने आ गए। ये सेंटर है इस वक्त सरगोदा क्या, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये हाल है। मुझे बताएं कि सरगोदा के नवा में क्या हाल होगा इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी का। यहाँ सोशल डिफरेंसेस जो है खुल के सामने आ गए। ये रप्चर्स हैं जिनको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जब तक कि आप इक्वल एक्सेसिबिलिटी नहीं कर सकते हैं इंटरनेट की,
डिजिटल टेक्नोलॉजी की, उस वक्त तक आप ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन सारे जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी को, उसको कामयाबी बना सकते हैं। हमारा स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन से भागता है। उसकी वजह ये है, वजह आपके सामने, नंबर एक, आपको जो विजिबिलिटी ठीक नहीं होगी, एक्सेसिबिलिटी ठीक नहीं होगी, तो आप किस तरीके से रेगुलर क्लासेस को ले सकते हो या रेगुलर उसको पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है मिल मिला के हमने देखा है कि हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक जो रप्चर्स हैं या जो डिफरेंसेस हैं उसको एक्सपोज किया कोविड-19 ने। अच्छा, इकोनॉमी को काफ़ी हद तक जो है वो हिला के रखती है। नेगेटिव में अब हमारी ग्रोथ जा रही है। ग्रोथ पहले भी कम थी लेकिन उसके बाद तो नेगेटिव में आना शुरू हो गई। एहसास प्रोग्राम स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, कोई तकरीबन पहला महीना मार्च अप्रैल में एहसास इमरजेंसी रिलीफ के नाम से प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसमें हर एक ख़ानदान को कुछ हज़ार रुपये जो गरीब लोग थे उनको देने का। लेकिन दे आर शॉर्ट मेजर्स। अब लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म मेजर में एक गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया मेरे ख्याल में, वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिफॉर्म करने की उसने कोशिश की है, उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है, उसको टैक्स नेट में लाने की कोशिश की, और उसके बाद उनसे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करके जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर उसको खोलने का ऐलान किया भी रिसेंटली। उन्होंने कहा जी कंस्ट्रक्शन खोल दिया जाएगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है वो इकोनॉमी के लिए जो सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो रियल कैपिटल इकोनॉमी है पाकिस्तान की, वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो सकती इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस में जब तक उसको रेगुलेट नहीं किया जाएगा, इन्हें टैक्स नेट में नहीं लाया जाएगा। उससे फ़ायदा नहीं हो सकता आपकी जो इकोनॉमी है या सोशल इक्वालिटी उसमें। और कंस्ट्रक्शन के साथ 40 अदर कंपनीज दे आर इंटरकनेक्टेड। तो ज़ाहिर है उसको टैक्स नेट में लाना, उसको रेगुलेट करना, उसमें से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करना, इस शर्त के ऊपर कि आप टैक्स पे करो गवर्नमेंट को, मेरा ख्याल है कि ये अहसन कदम था गवर्नमेंट का, जो कि लॉन्ग टर्म हमारे प्लानिंग का हिस्सा हो सकती हैं। जो शॉर्ट टर्म था वो एहसास रिलीफ फंड है, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। हो तो आप ऐसे ही कि जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड के ज़रिए से आप पैरासाइट्स बना रहे हो, हर महीने आप दे रहे हो। फिर एक और चीज़ जो हमारे एक अच्छा इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस तरीके से हो गया, हमारी जो हाइब्रिड गवर्नेंस जो कि एक तरह से खलफशार की रीजन थी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। हाइब्रिड गवर्नेंस का मतलब है सिविलियंस गवर्न कर रही हैं, लेकिन सही गवर्नमेंट कौन कर रही है? आर्मी कर रही है, मिलिट्री कर रही है। मिलिट्री मेक्स द पॉलिसीज behind the curtains and these policies are imposed upon the civilian structure and civilians have to follow the guideline. वो जो हाइब्रिड गवर्नेंस थी उसने खुल के डिलीवर करना शुरू कर दिया, यानी वो सामने आगे खुल के। एनसीओसी का एक इदारा है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, इसने इतनी सक्सेस हासिल की है कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान, और कुछ तो यकीन भी नहीं कर रहे, दुनिया के बड़े बड़े एनालिस्ट कुछ तो बड़े हैरान और परेशान है। पाकिस्तान के अपने जो सीरियस किस्म के एनालिस्ट हैं वो परेशान है कि यार ये कहीं बीच में घपला तो नहीं करके पाकिस्तानी, मतलब किस तरीके से पूरी दुनिया में सेकंड वेव आई हुई है, तेजी के साथ पेंडेमिक फैल रही है दोबारा से, और ज्यादा रेजिस्टेंट अब हो गया वायरस। वायरस इज मोर रेजिस्टेंट नाउ क्योंकि सेकेंड वेव जो आ गई है, और यूरोपियन कंट्रीज दोबारा से रीक्लोज हो रही हैं, और रीक्लोजर इवन चाइना के मुख्तलिफ जगहों पे चल रहा है, इवन एशिया भी उसकी लपेट में आ चुका हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि यार ये तो दिसंबर तक तो कुछ नहीं इसका हो सकता जब तक कि वैक्सीन नहीं आती है। पाकिस्तान ओपन अप हो रहा है, तो कह रहे हैं कि यार हो क्या गया पाकिस्तान में, मसला क्या है? कुछ लोग यकीन नहीं कर रहे, वो कहते झूठ बोल रहे हैं ही झूठे, जमांदरों ही झूठे थे पाकिस्तानी। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं यार नहीं ऐसा नहीं है, लोग तो जाते ही नहीं हॉस्पिटल्स में अपने आप को चेक करवाने के लिए। तो अगर नहीं चेक करवाने के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब इम्यूनिटी फिर पावरफुल होगी पाकिस्तानियों की, क्योंकि लोग कई तो यूरोपियन कंट्रीज में मरने वाले हो जाते हैं, उनकी सांस नहीं आती है, और सांस का इतना मसला होता है कि वेंटिलेटर के बगैर उसको कर नहीं सकते। उसमें पाकिस्तानी फिर इम्यूनिटी ठीक है। इसमें डॉन का जो एनालिसिस था कि कैसे हो गई, इसमें एनसीओसी को उसने क्रेडिट, हालांकि डॉन कभी क्रेडिट नहीं देता है जब तक वाकई क्रेडिट देने के वो काबिल ना हो। तो
डॉन न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल, जो एडिटोरियल था, उसने क्रेडिट दिया था एनसीओसी को। बेहतरीन पर्सनल आर्मी ने दिए, बड़ी विल पावर के साथ सिविलियंस और आर्मी ने इस कोविड-19 के खिलाफ लड़ा, और इस हाइब्रिड गवर्नेंस का ये कामयाब तजर्बा अब वो इकोनॉमी में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। पहले भी आप देख रहे हो कि सीपेक अथॉरिटी पहले ही आर्मी के हवाले कर दी गई है। उसके बाद अभी हम देखेंगे आने वाले दिनों में इकोनॉमी के जो बड़े जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, शायद कोई इकोनॉमी की कमेटी है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बैठे हुए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो इकोनॉमी के बारे में फैसले, वहाँ पर आर्मी के पर्सनल बैठे होते हैं। तो ये तजर्बा जो है, दिस एक्सपेरिमेंट विच वाज यूज्ड इन एनसीओसी, दैट इज बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट पोर्टफोलियोज। तो आगे चल के कितना को कामयाब होगा। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि इससे ड्रेस्टिक इम्पैक्ट ऐसे आएंगे कि जहाँ पे आर्मी का एक कैप्टन भी बैठा होता है ना, अगर ज़िले इंतज़ामिया में आर्मी का कैप्टन भी बैठा होता है तो वो कमिश्नर के ऊपर भी हावी होते हैं, यानी कि कमिश्नर को सिर्फ बुलाया जाता है सुनने के लिए और बात वही कह रहे होती है। तो हम या इसी तरीके से आप यहाँ बात कर लो, एक जनरल बैठा होगा तो साथ में पॉलिटिशियंस तो खंग भी नहीं सकेंगे। तो वो कह रहे हैं कि सिविलियंस और कमज़ोर होंगे, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस जो है वो कभी भी मैच्योर नहीं हो सकेंगे, वो कभी भी डिसीजन पावर उनमें नहीं बढ़ पाएगी कि वो डिसीजंस ले सकें। आर्मी ही उनको कंट्रोल करेगी और आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से आप सिविलियंस को और कमज़ोर कर रहे हैं। तो कुछ लोग तो इसके इम्पैक्ट को ऐसे, लेकिन इसके इम्पैक्ट में एक ये भी है कि हमने जो हाइब्रिड गवर्नेंस के तजर्बा किया ओपनली, वो कामयाब हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो और स्टेप्स रिकमेंड कर सकते हो मिटिगेट इट्स इम्पैक्ट। देखिए जी, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, वही चीज़ें पुरानी वाली, उसको आपने इसके साथ जोड़ना है। मसलन नंबर एक, अपनी गवर्नेंस को बेहतर बना के। गवर्नेंस कैसे बेहतर बनाएंगे? इंस्टीट्यूशंस मजबूत करके। इंस्टीट्यूशंस मजबूत होते हैं तो रिफॉर्म्स लेके आते हैं, और सिर्फ रिफॉर्म्स ही लेके नहीं आते, उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं। चार चीजें हैं। गुड गवर्नेंस, इसका मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशंस मजबूत होना। सिविलियन इंस्टीट्यूशंस ना सिर्फ वो रिफॉर्म्स कर सके बल्कि इंप्लीमेंट भी कर सके, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट कर सके और जस्टिस डिलीवर कर सके, और वो लॉन्ग टर्म बजाय के शॉर्ट टर्म कोई रिफॉर्म्स लाने के, लॉन्ग टर्म। ये जो होता है बेनजीर इनका सपोर्ट फंड है, एहसास रिलीफ फंड है, ये एक सड़क बना दी, ये ब्रिज बना दिया, ये होते शॉर्ट टर्म, ये पॉलिटिशियंस करते हैं। जो लीडर्स होते हैं, जो रिफॉर्मर्स होते हैं, वो रिफॉर्म्स लेके आते हैं जिसके इम्पैक्ट 10 साल के बाद या 12 साल के बाद आने शुरू होते हैं, या 20 साल के बाद, और फिर उसके इम्पैक्ट सदियों रहते हैं। तो लीडर का काम, लीडर और पॉलिटिशियंस में फर्क होता है। जैसे मुस्लिम लीग नून वालों को मैं कह रहा हूँ, पॉलिटिशियंस अच्छे हैं। वैसे पॉलिटिशियंस इसलिए अच्छे हैं कि वो, उनको पॉलिटिक्स करनी आती है, वो इसका हिस्सा बन चुके हुए हैं सिस्टम का, उनको पता है 5 साल के बाद वोट कैसे लेने हैं। जबकि खान साहब जब नए नए आए थे तो हमें यही उम्मीद थी कि वो लीडरशिप का रोल प्ले करेंगे, लेकिन अभी लग रहा है कि ना तो वो अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं, और अभी तक उनकी लीडरशिप क्वालिटीज इस तरीके से उभर के सामने आई नहीं है कि हम देख सकें कि वैसे रिफॉर्म्स करें जिसके इम्पैक्ट सदियों तक चले। तो देखते हैं जी, इसमें जो है आप बहुत कुछ लिख सकते हो। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 एंड रेकमेंड on Pakistan and recommend steps to mitigate its impact। तो लॉन्ग टर्म, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो टैक्स में हो, चाहे वो डिफरेंट और चीजों के अंदर हो। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है अभी हम यही कर लेते हैं, बाकी जो एसेस हैं वो कल कर लेंगे। हमारे 3 तो हो गए, एक आपने आज ही जाके करंट अफेयर्स में लेक्चर सुनने दोबारा से, एक दफा आपने सुने होंगे जाहिर है, फिर दोबारा से सुने। अब दोबारा से सुनोगे तो फिर पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये चीज बार बार आ रही है। मैंने 3-4 जगहों पे देखा, सीएसएस में भी ये इस दफा 2-3 जगहों पे आई है, फिर उसके बाद पीएमएस में भी आ गई है। एनालाइज द स्टेटस ऑफ कश्मीर इन द बैकड्रॉप ऑफ एब्रोगेशन ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस बाय इंडिया एंड ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान। ये 2 डिफरेंट
टॉपिक्स के अंडर मैंने लेक्चर्स दिए हैं और ये 2 हिस्से हैं इस क्वेश्चन के। जब तक कि ये एब्रोगेशन वाला मामला रहता है उस वक्त शायद क्वेश्चंस आते रहेंगे, और बाकी 2 अभी हमने कुछ डिस्कस किया, बाकी 3 हैं, तो 3 हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। तो आज से स्टार्ट हो गई हमारी क्लासेस। जैसे ही आपकी पीएमएस खत्म होता है ना, पीएमएस का पेपर्स में रखा 3-4 दिन रह गए हैं पीएमएस को खत्म होने में, जैसे वो खत्म होता है तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। सर उमैर भी स्टार्ट कर देंगे, मैं भी इंशाल्लाह, और अदनान साहब आपका मैथ्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम तीनों जो है फिर, और मैं भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।